हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर हम लेकर आए हैं। कल जो है आप लोग को मैंने दिखाया था मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के इम्पोर्टेंट जो है आपको मेडिसिन और उसके उपयोग के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर्षबर्ग व्याधि यानी आपका कॉन्जेंटल एगैंग्लियोनिक। जी हाँ दोस्तों, एगैंग्लियोनिक समझ गए, जन्मजात एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन क्या होता है, या हर्षस्पर्ग रोग क्या होता है, हर्षस्पर्ग डिजीज क्या होता है, हर्षस्पर्ग डिजीज क्या होता है। ठीक है, सीधा नाम याद रखिए, हर्षस्पर्ग डिजीज क्या होता है, या इसी को जो है हम लोग जन्मजात एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन कहते हैं। मेगाकोलोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोलोन में होने वाला बीमारी है। यह कोलोन में होता है। कोलोन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो है आपका कोलोन होता है। बड़ी आंत का यह भाग होता है जहाँ पे क्या होता है, उसमें जो है ये सूजन हो जाता है और यह मलाशय को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो यही जो है आपका हर्षस्पर्ग व्याधि यानी हर्षस्पर्ग डिजीज होता है, या जन्मजात एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड, इसके बारे में देखेंगे। और एक और क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे अच्छिद्रित मल द्वार को देखेंगे। ठीक है, तो जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। चलिए देखते हैं हर्षस्पर्ग रोग के बारे में। देखिए हर्षस्पर्ग रोग होता क्या है। देखिए हर्षस्पर्ग डिजीज, ठीक है, देख लीजिए, यह एक प्रकार का नाभिकीय अवरोधक क्या है, यह एक प्रकार का नाभिकीय अवरोधक, समझ गए ना। यह वृद्धांत के दूरवर्ती भाग के समांतर रेक्टोसिग्माइड जंक्शन पर मलाशय में उपश्लेष्मक व पेशीय स्तर में तंत्रिका गैंग्लियन कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण क्रमांकुचन गतियों के अभाव के परिणाम स्वरूप होने वाला आंत्र अवरोध है। इस रोग को जन्मजात एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन कहते हैं। ठीक है, देखिए हर्षस्पर्ग जो रोग है ना, ये क्या होता है, जैसे यह रेक्टम से लेके मलाशय जो होता है, बड़ी आंत से ही कनेक्ट होता है मलाशय रेक्टम आपका। तो ये जो होता है, जो आपका मान गए ऐसे करके ऐसे 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 आपका बड़ी आंत है, समझ गए, ऐसे है। और ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टम है, नीचे मल द्वार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए होता ये है कि इसमें जो है ऊपर से ऐसे ऐसे कोलोन लगा हुआ है बड़ी आंत में, दोनों साइड से ऐसे ऐसे करके, समझिए, दोनों साइड से जो है आपका कोलोन लगा होता है, ऐसे लगा होता है, समझ गए, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब ये आपका क्या है, मल द्वार है। ठीक है, अब होता ये है कि नॉर्मल जो आपका ये कोलोन होता है, ए वाला जो कोलोन है, ए वाला कोलोन, इस कोलोन में जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है। यह क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है। अब सूजन होने से क्या होता है कि ये जो है, ये जो आंत का जो ये आपका आंत है, इसमें जो है अवरोध होने लगता है। अवरोध मीन्स कहा जाए तो ये मल जो है यहाँ से, ये जो मल है यहाँ से आने में, मल में मलाशय में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो ये जो है आपका कोलोन का बीमारी है, जो कि बड़ी आंत के में होता है, समझ गए, बड़ी आंत के कोलोन में होता है, जिसके कारण जो कोलोन होता है वो क्या होता है, आपका जो रेक्टम वाला भाग है कोलोन का, मतलब जहाँ से मलाशय लगा हुआ है, जहाँ मल इकट्ठा होता है बड़ी आंत से आने के बाद, तो इसमें जो मलाशय से लगा हुआ कोलोन का भाग है बड़ी आंत का, उसमें क्या होता है कि आपका जो है बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है आपका क्या होता है, हर्षस्पर्ग डिजीज होता है, समझ गए। चलिए, और इसी को जो है जन्मजात एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन कहते हैं, जन्मजात एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन कहते हैं, समझ गए। ये चीज़ लक्षण इसका क्या होता है, देख लीजिए, लक्षण इसका ये होता है, देख लीजिए, नवजात में मिकोनियम नहीं आता। जो मिकोनियम आना चाहिए क्या होता है, नवजात में नहीं आता। नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि जो कोलोन है, जो उसका छोटी आंत का जो कोलोन है, उसमें जो है क्या हो गया है, अवरुद्ध हो जाता है सूजन होने के बाद। ठीक है, पेट में अफरा डिस्टेनेशन जो जन्म के 1-2 दिन बाद से बढ़ता है। पेट में जो है अफरा होने लगता है, जो जन्म के 1-2 दिन बाद होने लगता है। ठीक है, विस्फोटक के साथ गैस व मिकोनियम का बाहर आना। ठीक है, ये जो होता है, ये विस्फोट के साथ गैस और मिकोनियम जो होता है, जो शिशु के जो पहला मल होता है उसे मिकोनियम कहते हैं, ये जो है विस्फोट के साथ बाहर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो कोलोन है, कोलोन में जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन सूजन हो गया है, जिसके कारण वो मिकोनियम
मिकोनियम को आने में अवरुद्ध कर रहा है। तो अवरुद्ध जब करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, गैस बनेगा, और जो गैस बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मिकोनियम वहाँ पे जमा होगा आंत में ही, और जो जमा होने के बाद जो है क्या होगा, वो विस्फोट करेगा धीरे धीरे, और विस्फोट के साथ जो है क्या होगा, गैस और मिकोनियम बाहर आएगा। समझ गए? चलिए, ये सब लक्षण होता है। पित्त रजित उल्टी, जो उल्टी होगा चूँकि उसके शरीर में जो है भोजन मलाशय में जा नहीं रहा है जिससे शरीर से बाहर निकले, तो जो पित्त है वो पित्त रजित उल्टी होगा। बाइल स्टेनेड वोमिटिंग होगा, ठीक है बच्चा को। वजन में कमी, वेट लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि उसके शरीर में पाचन क्रिया होगा ही नहीं सही से। लगातार कब्ज बनेगा। कब्ज कब बनता है, जब आपका पेट में जो मल होता है वो निकल के और आपके आंत में ही जो है इकट्ठा होने लगता है, तो ये कब्ज बनता है, ठीक है। अतिसार डायरिया होगा। तो देखिए, अगर आपका जो कोलोन है, कोलोन में अगर किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है, अगर वो बच्चे में होता है तो कोलोन जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो कर्माकुंचन होने लगता है। कर्माकुंचन का मतलब है कि वो जो है सूजन होकर वह संकुचित होने लगता है। समझ गए ना? मतलब समझिए कि रेक्टम का जो है, ये आपका रेक्टम है, इतना भाग है अभी नॉर्मल, ठीक है। बट ये रेक्टम क्या हो जाएगा, रेक्टम ऐसे है, और जब इसमें हर्षपनंग रोग होगा तो ये जो इधर से जो इसका कोलोन का भाग जुड़ा हुआ है बड़ी आंत का, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगा। कोलोन में क्या होगा, कोलोन का जो कोशिका होगा उसमें जो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें अवरुद्ध होगा, मल मलाशय में आने में, ठीक है, रुकावट पैदा करेगा, जिससे निर्जलीकरण होगा, लगातार कब्ज बनेगा, अतिसार होगा, वजन में कमी होगा, पित्त वाला उल्टी होगा, बाइल वोमिटिंग होगा, विस्फोटक के साथ गैस व मिकोनियम बाहर आएगा, और मिकोनियम बाहर नहीं आएगा तो विस्फोट के साथ गैस के साथ आएगा, ठीक है, और पेट में आफरा होगा। समझ गए? तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है हर्षप्रंग डिजीज में। समझ गए? इसका निदान क्या है, देख लीजिए। निदान है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, मलाशय परीक्षण, रेक्टम का एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेरियम एनीमा, मतलब आप लोग जानते हैं कि अगर आंत में जब जो आपका मल है जमा होने इकट्ठा होने लगता है तो आंत के सफाई के लिए एनीमा देते हैं ना, तो उसी को जो है बेरियम एनीमा यहाँ भी दिया जाएगा। मलाशय का परीक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक परीक्षण होगा। तो ये सब जो है परीक्षण होता है। समझ गए? अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी होगा, और मलाशय बायोप्सी भी होगा। समझ गए? तो यूएसजी, और आप लोग याद रखिएगा, यूएसजी होगा, मलाशय बायोप्सी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है बेरियम एनीमा दिया जाएगा, मलाशय परीक्षण होगा, और शारीरिक परीक्षण होगा, ठीक है। ये सब निदान होता है जिसको अगर हर्षप्रंग डिजीज बच्चा में या सियाना में होता है तो। समझ गए? ये सियाना में भी हर्षप्रंग रोग हो सकता है, तो आपसे पूछेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, तो आप लोग छोड़िएगा माँ, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे इसका उपचार क्या है। उपचार द्विस्तरीय होता है। उपचार जो है 2 स्तर में होता है। पहली आवश्यकता अवरोधक को हटाकर मल पदार्थ को निकासी करना होता है। पहला जो 2 चरण में जो इसका उपचार होगा, पहला चरण ये होगा कि जो अवरोधक है, मतलब जो बैरियर बन रहा है, जो मल को बाहर नहीं आने दे रहा है, उससे हटाकर मल पदार्थों को निष्कासित किया जाएगा, निकासी किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए अस्थायी कोलोस्टोमी, टेम्पोररी कोलोस्टोमी की जाती है। देखिए, रास्ता जो अवरोध कर रहा है कोलोन में से, जो बड़ी आंत से जो मलाशय में आने में जो अवरोध हो रहा है, उसको टेम्पोररी रूप से जो है खोला जाता है कोलोस्टोमी के सहायता से। कोलोस्टोमी ये क्या है, सर्जिकल प्रोसेस होता है। समझ गए? जिसमें क्या होता है कि कोलोन में छिद्र करके उससे जो है खोला जाता है, और अगर कोलोन में यानी बड़ी आंत में मल वगैरह जमा है तो उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये टेम्पोररी होता है। अस्थायी कोलोस्टोमी होता है पहले चरण में। अस्थायी उपचार के लिए जो है बाद में शल्य क्रिया की जाती है, जो सामान्यतः 6 माह या अधिक आयु पर ही की जाती है। देखिए, उपचार जो है 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में जो है जो कोलोस्टोमी होता है अस्थायी होता है, जो नॉर्मल जो किया जाता है कोलोस्टोमी टेम्पोररी, उसमें मल को निकालने के लिए काम किया था कि भाई किसी तरीक़ा से मल को बाहर निकालना है कोलोन में से, यानी बड़ी आंत से, तो इससे जो है साफ करके और उसमें का जो भी मल पदार्थ है उसको निकासी किया जाता है, ठीक है। जब इसके
ये हो जाता है। तो अगर किसी को हर्षपरंग डिजीज है तो ये जो होता है 6 महीने के बाद जो है अस्थायी रूप से शल्य क्रिया यानी कोलोस्टोमी जो है अस्थायी रूप से परमानेंट रूप से किया जाता है, जो 6 माह के बाद किया जाता है बच्चे में, ठीक है। अगर कोई नवजात बच्चा में अगर हर्षपरंग डिजीज हुआ है तो उसमें पहले जो है अगर 6 महीना से कम आयु है तो उससे क्या किया जाता है, अस्थायी कोलोस्टोमी किया जाता है। चूँकि बच्चा का जो स्किन होता है वह थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है नवजात शिशु का, तो इसलिए जो है सर्जरी वहाँ पे दिक्कत करेगा। तो इसलिए जो है एक क्या किया जाता है, पहले कोलोन को जो है एक छिद्र के माध्यम से अस्थायी रूप से उसको जो है पहले निकासी के लिए उसको जो है क्या किया जाता है, खोला जाता है, जिससे मल पदार्थ बाहर निकले। जब 6 महीना पूर जाता है तो उसके बाद जो है 6 महीना या इसके बाद जो है कोलोस्टोमी अस्थायी रूप से किया जाता है और फिर जो है हर्षपरंग डिजीज का उपचार होता है। समझ गए? तो द्विस्तरीय चरण समझ गए। पहले स्तरीय में टेम्पोररी रूप से कोलोस्टोमी होता है और जब 6 महीना या इससे अधिक बच्चा का आयु हो जाता है तो उससे जो है कोलोस्टोमी परमानेंटली किया जाता है। समझ गए? तो ये आपका हर्षपरंग डिजीज हो गया। हर्षपरंग डिजीज अगर किसी में होता है तो इसका उपचार का एक ही कारण है कि उससे सर्जरी किया जाता है। समझ गए चीज़ों को? और उस सर्जरी को कोलोस्टोमी कहते हैं, जिसमें कोलोन में सर्जरी करके और आंत को साफ किया जाता है। समझ गए? चलिए देखिए, यही है हर्षपरंग डिजीज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नॉर्मल क्या है, आपका कोलोन है और रेक्टम है। समझ गए ना? ये मलाशय है, ये मलाशय वाला भाग है और ये आपका ऊपर से क्या है, ये आपका कोलोन यानी बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, देख सकते हैं इस फिगर में भी बच्चा का इस प्रकार से जो है बड़ी आंत है। समझ गए? और जो ये रेखा रेखा देख रहे हैं ऐसे ऐसे वाला ऊपर से ऐसे है और ऐसे ऐसे वाला जो देख रहे हैं यही आपका कोलोन होता है। तो ये आपका नॉर्मल है, मलाशय जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है मलाशय है, क्या हो गया है, कर्माकुंचन हो गया, मतलब सिकुड़न आ गया है मलाशय में। और ये जो आपका कोलोन है देख सकते हैं कोलोन किस प्रकार से सूज गया है। एक कोलोन देखिए और एक कोलोन देखिए, दोनों में डिफरेंट है। कोलोन सूज गया है और ये जो आपका रेक्टम है, रेक्टम क्या है, संकुचित हो गया है। ठीक है ना? संकुचित होने से जो ये मल बाहर आना चाहिए वो बाहर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें क्या है, अवरोध हो रहा है। समझ गए? तो यही आपका हर्षपरंग डिजीज होता है। समझ गए कि कोलोन में सूजन आने से जो मल है वो बड़ी आंत से नहीं मलाशय में जा पाता है और यही जो है आपका क्या होता है, हर्षपरंग डिजीज होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए ये देख सकते हैं इस प्रकार से बच्चे में रहता है बड़ी आंत और मलाशय कनेक्टेड रहता है। मलाशय जहाँ से कनेक्टेड रहता है बड़ी आंत से, ठीक है, मलाशय के ऊपर कोलोन में जो हर्षपरंग डिजीज होता है यानी जो कोलोन है सूजन हो जाता है, फूल जाता है और ये अवरुद्ध करता है मल को बाहर मलाशय में आने से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए? चलिए हर्षपरंग डिजीज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अब देखिए, नर्सिंग प्रबंध है। अब आप लोग समझिए, नर्सिंग प्रबंध में जो कोलोस्टोमी इसमें होगा, किसी बच्चे को अगर कोलोस्टोमी किया गया है हर्षपरंग डिजीज में, तो आप उसका नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे। आपका ये प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों नर्सिंग प्रबंध पूछेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊँगा क्योंकि न जाने कितने मैं बता चुका हूँ सर्जरी वाले पेशेंट का प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, पेरी ऑपरेटिव केयर, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताऊंगा, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा नर्सिंग प्रबंध। मैंने बहुत बार अलग अलग सर्जरी के लिए मैंने कितना जो है नर्सिंग प्रबंध बता चुका हूँ। नर्सिंग प्रबंध सभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बाद बाकी सर्जरी के लिए सेम होता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छिद्रित मल द्वार। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छिद्रित मल द्वार क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन रखा हुआ है कि अच्छिद्रित मल द्वार या गुदा किसे कहते हैं, अच्छिद्रित मल द्वार या गुदा किसे कहते हैं, इसके कारण, चिकित्सीय लक्षण, उपचार, प्री एवं पोस्ट नर्सिंग देखभाल लिखे। देखिए यहाँ पे भी नर्सिंग प्री और पोस्ट पूछ रहा है, तो नर्सिंग देखभाल मैंने आपको कितने टेक्निक बता चुका हूँ, या आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है नर्सिंग देखभाल में तो सीधा लाइन बाय लाइन लिखते जाइए कि नर्स क्या क्या कर सकती है। अगर आपको नर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा से नॉलेज है, बीमारी के बारे में अच्छा से नॉलेज है, तो आप अलग अलग प्रबंध
प्रबंध करेंगे, जैसे पोषण के लिए अलग करेंगे, पेशेंट को दर्द होगा उसके लिए अलग करेंगे, संक्रमण से बचाव के लिए अलग लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से जो है जैविक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए क्या क्या करेंगे, तो ये सब अलग अलग पॉइंट बना के आप नर्सिंग प्रबंध लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है तो डायरेक्टली सब जो है एक में मिला के लाइन बाय लाइन करके लिख दीजिए। ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ अच्छिद्रित मल द्वार या गुद्दा के बारे में देखते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, अच्छिद्रित मल द्वार मतलब जो मल द्वार होगा वो क्या है, अच्छिद्रित है, बिना छिद्र के। तो यह एक जन्मजात रोग होता है। देखिए ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका इंग्लिश नाम क्या है, इम्परफोरेट एनस। क्या चीज़ है, इम्परफोरेट एनस, इम्परफोरेट एनस, इम्परफोरेट एनस, समझ गया। देख लीजिए इम्परफोरेट एनस, इम्परफोरेट एनस का मतलब मल द्वार के मतलब क्या होता है, देख लीजिए अच्छिद्रित मल द्वार के बारे में। देखिए अच्छिद्रित मल द्वार जन्मजात रूप से गुद्दा का अच्छिद्रित होना, अपनी समान स्थिति पर अनुपस्थिति या विकार युक्त होना अच्छिद्रित मल द्वार कहलाता है। यह एक जन्मजात विकार है जो भ्रूणीय जीवन में असमान विकास न होने के कारण होता है। देखिए जो अच्छिद्रित मल द्वार है, इम्फोरेट जो एनस है, इम्परफोरेट जो एनस है, अच्छिद्रित मतलब देखते होइएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है जो शिशु, तो उसमें पूर्ण विकास होता है, तो उसमें सब चीज़ जो है जैसे जैसे रचना होना चाहिए एक नॉर्मल वो रहता है। अगर उसमें विकास पूर्ण तरीक़ा से नहीं हुआ है, असमान विकास हुआ है, तो उसका जो है देखते होइएगा ओठ कटा रहेगा, देखते होइएगा कुबर निकला हुआ रहता है। ठीक है, देखते होइएगा कि उसका जो है या तो उसका जो मूत्र है जो उसका मूत्र निकासी वाला है, उसका छिद्र जो है वह मूत्र नली सही जगह पर नहीं होकर उसका जो है किसी और जगह पर जो है मूत्र का छिद्र रहेगा। तो ये सब जन्मजात रोग होता है। उसी प्रकार से जो मल निकलने वाला जो द्वार होता है, एनस जो होता है जहाँ से मल बाहर निकलता है, वो छिद्र ही नहीं होता है जन्मजात बच्चा में। तो ये जन्मजात रोग होता है। यह मल द्वार का जो है अच्छिद्रित होता है, मतलब मल द्वार इसमें अनुपस्थित होता है या अपने समान स्थिति से अलग होता है। समझिएगा क्या होता है कि इसमें जो मल द्वार होता है, जो मल निकलने वाला होता है, या तो ये अनुपस्थित होगा या होगा ही नहीं, मतलब बंद होगा, फ्लैट होगा, मल निकासी का इसका कोई जगह ही नहीं रहेगा, कोई छिद्र ही नहीं होगा, फ्लैट होगा बिल्कुल, वहाँ पे स्किन होगा। तो ये जो है आपका यही होता है इम्परफोरेट एनस, समझ गए, अच्छिद्रित मल द्वार। या ये क्या होगा, अनुपस्थित होगा, या जो है अपने समान स्थिति पर जो है अनुपस्थित होगा, समझ गए ना। मतलब कहाँ या विकार युक्त होगा, मतलब जो एनस है यह विकार युक्त होगा, इसमें समस्या होगा, या बिल्कुल ये जो छिद्र है होगा ही नहीं। तो यही जो है आपका क्या होता है, यह जन्मजात विकार होता है। और यह भ्रूणीय जीवन में मतलब जो फीटल होता है, जो भ्रूण का जो विकास होता है उसमें जो है असमानता विकास के कारण ये होता है, मतलब विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है, तो जो मल द्वार होता है वो बंद हुआ रहता है और बच्चा जन्म ले जाता है। यही जो है आपका अच्छिद्रित मल द्वार होता है, समझ गए। चलिए अब इसका लक्षण देखिए कि इसमें लक्षण क्या क्या होता है, देख लीजिए। अब देखिए किसी बच्चा जन्म लिया, अगर उसमें मल द्वार नहीं है, मल द्वार बंद है, तो उसमें क्या क्या लक्षण हो सकता है, देख लीजिए। गुद्दा द्वार की अनुपस्थिति मतलब जो एनस है, जो गुद्दा जो आपका एनस है, जो मल द्वार है या गुद्दा द्वार जो है वो अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ एनस मतलब मल द्वार की अनुपस्थिति, समझ गए। चलिए मलाशय में थर्मामीटर प्रविष्ट नहीं होगा। अगर नॉर्मल सी बातें हैं कि जो टेम्परेचर मल से अगर मलाशय से लेना है तो उसमें तो जो है आपका होल रहेगा ही नहीं, छिद्र होगा ही नहीं, तो कहाँ से आप जो है उसमें थर्मामीटर प्रविष्ट कराइएगा। तो मलाशय में थर्मामीटर प्रविष्ट नहीं होता है, ठीक है, ये सब लक्षण होता है। शिशु मिकोनियम नहीं त्यागता, जो प्रथम जो मल त्यागता है बच्चा शिशु उसको मिकोनियम कहते हैं, और ये अच्छिद्र के कारण यह मिकोनियम नहीं त्यागता है, समझ गए। अफरा डिस्टेनेशन हो, अफरा मतलब जो है फूलने लगता है पेट, समझ गए, ये चीज़ होता है, ठीक है, ये सब लक्षण होता है। तो लक्षण में क्या क्या हो गया समझ लीजिए कि अगर किसी का मल द्वार जो है जहाँ से मल निकलता है अगर वो बंद हो तो क्या क्या हो सकता है, पेट फूलना, ठीक है, गुदादार की अनुपस्थिति, टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर प्रविष्ट नहीं होगा, शिशु मिकोनियम नहीं त्याग पाएगा, अफरा होगा, समझ गए ना। तो ये सब जो होगा गैसियस फ्लूनेंस होगा, मतलब पेट जो है फूलने लगेगा। तो ये सब जो है आपका होता है लक्षण में, समझ गए, जब मल द्वार अनुपस्थित होता है, तो समझ गए। चलिए
निदान क्या है? निदान देखिए गुद्दादार का निरीक्षण, मतलब जो एनस है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। मलाशय का तापक्रम लेते समय थर्मामीटर प्रविष्ट नहीं होगा। निदान में क्या होगा कि मलाशय का जब टेम्परेचर लेंगे तो उसका थर्मामीटर प्रविष्ट नहीं होगा। ये तो जो है आपका लक्षण का ही है, ठीक है। और एक्सरे होगा, इसका एक्सरे किया जा सकता है, एक्सरे करके देखा जा सकता है कि क्या रीजन से जो है ये मल का जो निकासी है या मल का जो मल द्वार का छिद्र है वो ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका निदान हो गया, यानी परीक्षण और एक्सरे, समझ गए। चलिए अब इसका उपचार देखिए, उपचार इसका क्या होगा। देखिए इसमें अछिद्रित गुदा के प्रकार के अनुसार शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया जाता है। देखिए इसमें जो है अछिद्रित गुदा मतलब जो इम्परफोरेट जो आपका एनस है, इम्परफोरेट जो एनस है मतलब जो अछिद्रित गुदा है उसमें जो बिना जो छिद्र के जो गुदा है एनस है मल द्वार है, इसके प्रकार के ऊपर इसमें जो है शल्य क्रिया के द्वारा उपचार किया जाता है, समझ गए। एनल स्टेनोसिस में उंगली से गुदा का नियमित विस्तारण कर ठीक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कितना होता है कि कितना का जो एनल होता है ना, एनल मल द्वार जो होता है कितना का पूर्ण तरीका से बंद होता है, मतलब कहीं से कोई जो है छिद्र नहीं दिखेगा, एकदम फ्लैट रहेगा। कितना बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मल द्वार होता है ना वो छिद्र तो होता है लेकिन बिल्कुल एकदम सटा हुआ होता है, एकदम छिद्र बाहर से रहेगा लेकिन जो है वो पूरा तरीका से कंप्लीट जो छिद्र होना चाहिए वो खुला हुआ नहीं होता है। तो उस प्रकार के जो संकुचित होता है, संकुचित वाला जो मल द्वार है उसको जो है अंगुली लगा के धीरे धीरे जो है उसको विस्तार किया जाता है, उसको जो है खोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसी के प्रकार के ऊपर। अगर कंप्लीट रूप से अगर फ्लैट है, कंप्लीट रूप से अगर एनस बंद है, अछिद्रित है, वहाँ पे कोई छिद्र नहीं है तो जो है उसको क्या किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हल्का फल्का भी अगर सुरंग टाइप का है मल द्वार के जगह पर, कंप्लीटली खुला नहीं है बट थोड़ा मोड़ा भी अगर लगता है कि यह जो है सटा हुआ है या संकुचित है, स्टेनोसिस है मल द्वार संकुचित हो गया है, तो उसमें अंगुली के द्वारा जो है गुद्दा को रेगुलर जो है हल्का हल्का फैलाने का कोशिश किया जाता है और फिर इससे ठीक किया जाता है, ठीक है। चलिए शल्य क्रिया बालक को विकसित होने से जो लगभग 1 वर्ष की आयु है पर की जाती है, तब तक आंत्र अवरोध से बचने के लिए कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। देखिए ये जो चीज़ें होता है, यह बच्चा का जो स्किन होता है, बच्चा का स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसलिए सर्जरी के बाद जो इसका स्टिच होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण जो बच्चा को है शल्य क्रिया वो विकसित 1 वर्ष कम से कम या 6 माह या 1 वर्ष तक इंतज़ार किया जाता है। उसके बाद जो है इसको क्या किया जाता है कि उसे सर्जरी करके ठीक किया जाता है और मल द्वार का निकासी खोला जाता है, ठीक है। बाकी तब तक अगर बच्चा को मल निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए जो है कोलोस्टोमी जो कि जो आंत का जो कोलोन है उसको जो है क्या किया जाता है, एक छिद्र करके खोला जाता है ताकि जो मल है वो बाहर आ सके, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपका होता है, समझ गए। तो यही जो है आपका उपचार होता है, समझ गए। चलिए तो ये हो गया इसका उपचार कि उपचार जो है वो आपका अछिद्रित गुदा के हिसाब से प्रकार से जो है इसका शल्य क्रिया का उपचार किया जाता है। अगर जो है एनल अगर थोड़ा बहुत खुला हुआ है और पूर्ण तरीका से कंप्लीट खुला हुआ नहीं है लेकिन हल्का बहुत खुला हुआ है तो उसको उंगली के माध्यम से जो है फैलाया जाता है, विस्तार करके ठीक किया जाता है, ठीक है। अगर कंप्लीट रूप से अगर एनस जो है बंद है, मल द्वार बंद है, ऊपर से स्किन से ढका है तो इसको जो है फिर सर्जरी ही किया जाता है। सर्जरी जो होता है वह बच्चे को विकसित होने के 1 साल के बाद होता है। तब तक के लिए जो है बच्चा का कोलोन को साफ करने के लिए, यानी जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतरीय अवरोध है, इससे बचने के लिए जो है कोलोस्टोमी किया जाता है, समझ गया, ताकि जो अंदर का जो मल है वो बाहर आ सके और जो इंटेस्टाइनल जो आंत है उसमें जो है किसी प्रकार का रुकावट ना हो, समझ गए, चीज़ों को पास करने में। तो ये जो है किया जाता है, समझ गए। अब नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिख नहीं लेंगे कोलोस्टोमी वाले पेशेंट के लिए, दोनों में हुई था, ऊपर भी कोलोस्टोमी और नीचा भी कोलोस्टोमी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, आप प्री और ऑपरेटिव में प्री और पोस्ट दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, नीलय भीति विकार से क्या समझते हैं, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड VSD क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक होता है वेंट्रिकुलर और एक होता है आर्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड ASD और VSD, ठीक है। तो याद रखिएगा नीलय भीति
समझ गए। नीला वेंट्री यानी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्टेड और आर्ट्रिकल ऐसे सेप्टल डिफेक्टेड दो होता है, बट इम्पोर्टेंट है आपका VSD। समझ गए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नाम है नीले भित्ति विकार, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड। ठीक है, याद रखिएगा 5 नंबर में पूछ सकता है कि VSD के बारे में लिखे या VSD क्या होता है। तो VSD का मतलब V फॉर वेंट्रिकुलर, S फॉर सेप्टल, D फॉर डिफेक्टेड। समझ गए। चलिए, इसमें दोनों नीले की मध्य भित्ति में असमान छिद्र पाया जाता है। देखिए यहाँ से समझ लीजिए। देखिए हम लोग वेंट्रिकुलर वाला देख रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर कहाँ होता है, नीचा में होता है, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है ना, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, राइट एंट्रियल और लेफ्ट एंट्रियल। समझ गए। राइट एंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दोनों वेंट्रिकल नीचा होता है, दोनों आर्टिकल एंट्रिकल ऊपर होता है। समझ गए। चलिए, तो ये जो नीला है और ऊपर आलिंद होता है। समझ गए। तो जो नीले वाला है, नीला भित्ति विफलता। समझ गए ना, देखिए ना यहाँ पे लिखा हो ना, नीला भित्ति विकार। समझ गए, VSD। नीला भित्ति विकार का मतलब है कि इसके दोनों नीलियों के मध्य भित्ति में असमान छिद्र पाया जाता है। देखिए VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड का मतलब होता है कि जैसे ये मानिए 4 चेम्बर होता है, A वाला और A वाला और A वाला और A वाला, चारों चेम्बर होता है। चारों चेम्बर एक दूसरे से जो है ये दोनों नीचा कनेक्टेड होता है और फिर जो है A कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसे में जो है कनेक्टेड होता है। समझ गए, दोनों चेम्बर। अब समझिए यहाँ पे ये जो आपका चेम्बर है वेंट्रिकल वाला, राइट और लेफ्ट वाला, तो इस दोनों के बीच जो ये भित्ति होना चाहिए, ये भित्ति में क्या होना चाहिए, ये ज्वाइंट होना चाहिए। लेकिन इसमें ज्वाइंट नहीं होकर क्या होता है, इस दोनों के बीच में छिद्र पाया जाता है। और छिद्र होने के कारण क्या होता है कि इधर का ब्लड इधर होगा और इधर का ब्लड इधर होगा। तो यही जो है आपका क्या होता है, VSD होता है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्टेड। समझ गए। चलिए देखिए, ये दोनों आर्टिकल है और ये दोनों आपका वेंट्रिकल है। समझ गए। तो वेंट्रिकुलर जो है, ये दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में जो भित्ति है, जो दीवार है, इस दीवार में जो छिद्र होता है, यही छिद्र जो है आपका क्या कहलाता है, VSD कहलाता है। समझ गए। चलिए, दोनों नीलियों मतलब वेंट्रिकुलर, दोनों नीलियों के मध्य भित्ति में असमान छिद्र पाया जाता है। देखिए, अगर VSD याद हो गया तो ASD भी आराम से याद हो जाएगा। समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ जान गए VSD। अब इसका लक्षण देखिए कि अगर किसी में दोनों नीले के मध्य जो भित्ति है, इसमें अगर किसी प्रकार का छिद्र होता है तो उसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देगा, देख लीजिए एक बार। लक्षण होगा तो सूक्ष्म विकार में कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है। देखिए, अगर नॉर्मल, अगर बिल्कुल माइक्रो अगर सिम्टम्स है, अगर बिल्कुल हल्का छिद्र है, बिल्कुल एकदम माइक्रो के स्तर का अगर इसमें लक्षण है तो कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो है अगर बड़ा हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो बार बार श्वसनीय मार्ग संक्रमण होगा। ठीक है, जो है बार बार रिपीटेड जो है आपका RTI होगा। समझ गए। रिस्पायरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। समझ गए, यानी बार बार जो श्वसन मार्गीय संक्रमण होगा। ठीक है, समंजन देहनशीलता, साइनोसिस ऑफ एक्सर्शन। समझ गए, मतलब जो आपका श्रमजन्य देहशीलता, मतलब जो आपका शरीर है उस कंडीशन में VSD होता है तो शरीर नीला पड़ता है। ठीक है, श्वास में तकलीफ, मतलब जो आपका सांस लेने में तकलीफ होगा। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या है, समझ गए। 3rd, 4th और 5th इंटरकोस्टल स्थान शाफ्ट से मरमर का आवाज़। अब जो आप लोग जानते हैं कि जो आपके शरीर में हार्ट बीट होता है और उसमें से जो आवाज़ आता है वो इंटरकोस्टल के कारण होता है कि जो उसमें शाफ्ट होता है वो ब्लड जब पास करता है तो आवाज़ करता है। ठीक है, तो जो आपका 3rd, 4th और 5th जो इंटरकोस्टल स्थान है वहाँ से जो है मरमर का आवाज़ आएगा लक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देख लीजिए कि धीमी शारीरिक वृद्धि, मतलब जो आपका शरीर का जो वृद्धि होगा धीमा होगा, आहार लेने में कठिनाई होगा, परिधीय मंद नाड़ी, जो नाड़ी होगा मंद होगा। ठीक है, धीरे धीरे कंजस्टिव कार्ड फेलुअर, धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि जो कार्डियक फेलुअर है वो होने लगेगा, जिसको हम लोग कंजस्टिव कार्डियक फेलुअर बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद निदान है, देख लीजिए। देखिए चूँकि हार्ट का प्रॉब्लम है तो भाई समझ सकते हैं आपका वेंट्रुकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो जोड़ने वाला जो भित्ति है उसमें जो छिद्र के कारण ये चीज़ें होता है। तब ये होगा तो समझ सकते हैं श्वसन मार्ग में बार बार इन्फेक्शन होगा, देह नीला होगा, मतलब देह जो है नीला पड़ने लगेगा, श्वास में तकलीफ आएगा। अगर सूक्ष्म विकार है तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन जो अगर ज़्यादा है, छिद्र अगर बड़ा है तो 3rd, 4th और 5 जो इंटरकोस्टल स्थान है वहाँ से मरमर का आवाज़ आएगा, ठीक है ना, मतलब सिस्टोलिक मरमर का आवाज़ आएगा, समझ गए। धीमी शारीरिक वृद्धि, जो वृद्धि शरीर का होना चाहिए वो धीमा हो जाएगा। आहार लेने में कठिनाई हो जाएगा, ठीक है। परिधीय मंद नाड़ी, मतलब जो आपका पेरिफेरल जो पल्स रेट होगा वो कम जाएगा। और धीरे धीरे कंजस्टिव कार्डियक फेलुअर, मतलब जो आपका कार्डियक फेलुअर है धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या चीज़, VSD का लक्षण, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका डायग्नोसिस में क्या क्या होगा देख लीजिए। अब हार्ट का प्रॉब्लम है तो चेस्ट एक्सरे होगा, ठीक है, इको होगा और ECG होगा। ये सब जो है आपका इसका निदान होगा। क्योंकि यह चेस्ट के आसपास में हार्ट का प्रॉब्लम है तो ये एक्सरे, ECG और कार्डियोग्राफ होगा, समझ गए। चलिए अब इसका उपचार देख लीजिए। उपचार क्या होगा। सूक्ष्म विकारों को अधिकांशतः मामलों 40 से 50% में 1 से 2 वर्ष की उम्र तक विकार अपने आप ठीक हो जाता है। देखिए ये जो होता है, बच्चा जब जन्म लेता है ना तो हो सकता है कि जन्म के बाद जो है ये विकार रहता है। तो अधिकांश जो सूक्ष्म विकार होता है ना जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है तो ये नॉर्मल होता है। या धीरे धीरे जन्म के बाद जो है क्या होता है 1 से 2 वर्ष तक जो है ये अपने आप ठीक हो जाता है। और ये जो है 40 से 50% केस में होता है, ऐसा समझ गए। अगर किसी को दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में दीवार में अगर कोई छिद्र है हार्ट के तो जो है धीरे धीरे क्या होता है, यह अगर सूक्ष्म विकार है मतलब अगर थोड़ा सा है तो धीरे धीरे 1-2 वर्ष में जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है बच्चा में, समझ गए। अतः समान शैल क्रिया नहीं करते हैं। इसमें बार बार होने वाले वक्ष के संक्रमण, एनीमिया, एंडोकार्डाइट, CCF इत्यादि से सुरक्षा व उपचार करते हैं। देखिए ये जो है इसमें शैल क्रिया नहीं होता है क्योंकि यह माइनर प्रॉब्लम है, बिल्कुल माइक्रो विकार है तो इसके लिए जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो इसमें जो है सर्जरी नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है उसका लक्षण का जाँच करते हैं, लक्षण को ठीक करते हैं, जैसे संक्रमण जैसे श्वास का संक्रमण, एनीमिया, ठीक है, या एंडोकार्डाइटिस मतलब उसके हृदय के अंदरूनी समस्या, समझ गए। और CCF जैसे कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, ये सब का जो है क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उपचार करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ये सब लक्षण का। लेकिन ये जो आपका VSD है, VSD का जो है माइक्रो डिसऑर्डर मतलब माइक्रो विकार मतलब सूक्ष्म विकार में जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसमें शैल क्रिया नहीं करते हैं, इसके लक्षण का जो है देखरेख करते हैं, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता है अधिक गंभीर मामलों में बाईपास, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास विधि द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी करके विकार छिद्र को डायक्रॉन पैचेस से ठीक करते हैं। देखिए अगर गंभीर समस्या है मतलब जो छिद्र है वो बड़ा है और आपको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहा है तो समझ सकते हैं, तो उसके लिए जो है कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी किया जाता है। यानी जो ओपन हार्ट सर्जरी है उसके द्वारा जो है छिद्र को बंद किया जाता है डायक्रॉन पैचेस के द्वारा, समझ गए। तो छिद्र को जो है डायक्रॉन पैचेस के द्वारा ठीक करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी करके गंभीर मामले में। अगर सूक्ष्म मामला है, सूक्ष्म विकार है तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है बच्चे में 1-2 सालों में, ठीक है। जो कि 40 से 50% केस में जो VSD होता है वो सूक्ष्म ही होता है जिसमें ऑटोमेटिक 1 से 2 वर्ष में बच्चा में ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा उम्र तक अगर रह गया है तो फिर जो है आपको ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी किया जाता है और फिर जो है छिद्र को डायक्रॉन पैचेस से ठीक करते हैं, समझ गए। चलिए तो ये आपका VSD हो गया। जो VSD समझ लिए होंगे वो ASD भी, आर्टरिकल सेप्टल डिफेक्टेड भी, दोनों भी समझ लेंगे, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने करा दिया। और नर्सिंग प्रबंध अगर जो लोग को नहीं लिख पाए हैं वो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।